अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपने पेशे और शौक की मुनासबत से मैंने पुरस्रारियत को कभी ज़िंदगी से खारिज नहीं किया और किया भी नहीं जा सकता। ये बेकरां खला, ये लामहदूद कहकशां, जीगती जागती पुरस्रारियत नहीं है। ये सब उसी तरह ज़िंदगी के बेशुमार रमूज हैं जिन्हें कोई तहकीक नहीं खोल सकी। मिस्र, बाबल, यूनान और हिंदुस्तान इसरार के ख़जानों से भरे हुए हैं। मैंने खुद लातदाद अक्तों पर काम किया है, लेकिन ये दौरे अमल के रास्तों से गुजर रहा है। मुझे पहली बार खुद एक किरदार की हसीयत मिली है और जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसका तज्जिया नहीं कर पा रहा। यकीनन प्रोफेसर, सब कुछ बेहद अजीब है, बल्कि बाज़ औकात यूं महसूस होता है जैसे हम सब ही किसी शहर में गिरफ्तार हों, उसी के ज़ेर असर अमल कर रहे हों। वरना ये परसऊबत सफ़र और हम ख़ास तौर से मैंने कभी उसका तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद दिल पर दहशत तारी नहीं हुई जो हो जानी चाहिए थी। भरतचंद्र ने कहा, मैं खुद ख़ास बातें बताना चाहता हूँ। क्या देखा तो सब ने था मगर महसूस नहीं किया। कोई अहम बात थी और है तो ये कि जब श्रद्धालुओं से मुकाबले के लिए सफ बंदी हुई थी तो कंदील को घोड़ों की निगरानी सौंपी गई और उसने कहा था कि घोड़े नहीं भड़केंगे। चुनाचा घोड़े खामोश रहे। ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि पत्थरा गए और झंझोड़ने पर होश में आए जैसे सहरज़दा हो गए हों। ओह, मैंने गौर नहीं किया। मैंने अच्छी तरह गौर किया था। नंबर 2 बेवकूफ़ सरातू ने राइफल से कई शरदानिये मार दिए और उसे जब एहसास हुआ तो वो खौफ से बदहवास हो गया, गोया उसने हवास के आलम में ये अमल नहीं किया था। हाँ वाकई। नंबर 3 और सबसे अहम चीज़, इस पहाड़ की चोटी है, देखो उसका ऊपरी हिस्सा एक हलाल की मानद है। देखो ऊपर। मैंने कुछ अरसा कबल बताया था कि अपनी पेशा वराना आँख से मैंने भी इस नक्शे को देखा था जो लाश के पास मौजूद था। वो इस वक्त से उसे जहन में महफूज रखने का कोई जवाब नहीं था। लेकिन तुम जानते हो भरतचंद्र पूरी जिंदगी इसी में गुजरी है। उसने जहन से महू ना हो सका। वो 3 चट्टानें जो आपस में सरगोशियां कर रही थी और जिनके दरमियान हलीना मिली थी वो इस नक्शे में मौजूद थी। और ये हलाली पहाड़ ये भी नक्शे में था, माँ इस दरिया के। ओह, भरतचंद्र ने हैरत से कहा। दरअसल हैरत इस बात पर है कि हम किसी तय्युन के बगैर सफ़र कर रहे हैं। हालात के तहत रास्ते बदल रहे हैं, लेकिन किसी गैर मरी कुव्वत के ज़ेर असर सही सिमतों में सफ़र कर रहे हैं। हमारी सिमतें नक्शे के मुताबिक हैं। बिलाशुबा हैरत अंगेज बात है। कंदील एक पुरस्रार वजूद है, एक अनोखी दास्तान है। वो ना जाने ये कहानी क्या है। कर्नल ने उसे अपने बेटे से मुंसलिक कर दिया है। हाँ, कर्नल ही का दिल गुर्दे है। आम लोग ये जुर्रात ना कर पाते। कौन कह सकता है कि ये भी एक शहर हो, खुदा ही जाने। प्रोफेसर ने पानी का गिलास उठाकर हलक से लगा लिया। खाने से फरागत हो गई और सब दरिया के किनारे बैठ गए। गजाल और कंदील भी दूसरा से अलग थलग नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होने के बावजूद अपने जज्बात पर काबू रखा था और कहीं भी उनकी कैफियत से ये एहसास नहीं हुआ कि वो जज्बात के हाथों मगलूब हो रहे हैं। उस तेज़ो तन दरिया को अबूर करने के सिलसिले में बहस हो रही थी और बहुत सी बातें सोची जा रही थीं। रात गुजारने में कोई हर्ज नहीं। सुबह को एक कोशिश करेंगे। हमारे पास मजबूत रस्सा मौजूद है और दरिया का पाट इतना चौड़ा नहीं कि रस्से की लंबाई हमारा साथ ना दे सके। इसके अलावा घोड़े तैरना जानते हैं और हमारे तमाम घोड़े चाको चौबंद और ताकतवर हैं। चुनाचा हम में से एक आदमी पहले दरिया अबूर करने की कोशिश करेगा। हम रस्से का एक सिरा उसकी कमर से
या घोड़े से बांध देंगे और उसे दरिया में उतार देंगे। वो घोड़े की मदद से दरिया अबूर कर जाए तो फिर दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वो इस किस्म का बंदोबस्त करे कि ये रास्ता दूसरी जानब बांध दिया जाए। फिर एक एक आदमी घोड़े पर बैठकर रस्से को पकड़ते हुए दरिया अबूर करे। मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी वक़्त तो ज़रूर होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो तमाम मुश्किल हालात दूर हो जाएंगे। सिकंदर ने राड देव की तजवीज़ से इत्तफाक किया। कर्नल अलबत्ता किसी कदर मुतफक्कर नजर आया। उसने कहा, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या सिर्फ रस्से की मदद से दरिया के उस तेज़ो तंद बहाव का मुकाबला किया जा सकता है? हम सब जो यहाँ होंगे, कर्नल और एक आदमी को उस तरफ भेजा जाएगा। मैं अपने आप को इसके लिए पेश करता हूँ, राड देव ने कहा। ये मतलब नहीं है भाई पेश करने का। जहाँ तक मामला है तो एक फौजी की पूरी जिंदगी ही ऐसी ही मुहिम्मात में सिर्फ होती है, और मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी तरबियत भी लिए हुए हूँ। चुनाचा मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं रहेगा और मैं बड़ी खुशी से अपने आप को इसके लिए पेश करता हूँ। खैर, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता डैडी, जब तक मैं मौजूद हूँ। आप लोगों को इस तरह की किसी उलझन में डालना मेरी गैरत के लिए एक गाली है, गज़ाल ने कहा। भाई, बात जज्बाती गुफ्तगू की नहीं हो रही। काम अगर करना है तो हम में से कोई भी एक कर लेगा। सिकंदर ने भी दरमियान में मुदाखलत की। अहम मसला ये है कि क्या प्रोग्राम मौजू रहेगा। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि शरदानियों से फिर जंग होगी। ये तो सब मजबूरी है। वो खुद ही हमसे भिड़ रहे हैं। पता नहीं बेचारे एडमंड का क्या हाल होगा। मेरा ख्याल है कि वो बदतरीन हालात का शिकार होगा। बेवकूफ़ ने गलत मंसूबा बंदी करके ना जाने कितने अफराद की जिंदगी खतरे में डाल दी। अचानक सरातू के हलक से एक अजीब सी आवाज़ें निकली और वह सब चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। सरातू अजीब हरकत कर रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी, बदन पर तशद्दुद सा तारी था और वो खिसक कर उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। अरे इसे क्या हुआ? राव के मुंह से निकला और उसने तेजी से सरातू के करीब पहुंचकर उसे गोद में उठा लिया। क्या बात है सरातू, क्या हो गया है तुम्हें? शरहू। सरातू ने अपनी बेजान हाथ की उंगली उठाने की कोशिश की और बेमुश्किल तमाम उसकी उंगली सीधी हो सकी। तब राव को एहसास हुआ कि कोई इशारा कर रहा है। राव ने उसकी उंगली की सीध में देखा और खुद भी चौंक पड़ा। फैसल नुमा पहाड़ी की बुलंदियों पर उसकी चोटी से काफी नीचे नन्हे नन्हे बेशुमार जुगनू चमक रहे थे। नन्ही नन्ही रोशनियों की एक लंबी कतार मुतहरक थी और बल खाती हुई सुस्त रफ्तारी से नीचे आ रही थी। रोशनियों की कतार के नीचे उतरने की रफ्तार सुस्त थी। गालबन ये ढलान खतरनाक थी। तमाम लोग चंद लम्हात के लिए ज़हनी तौर पर मुअत्तल हो गए। वो सकूत के आलम में ये मंजर देख रहे थे। सरातू ने ही उन्हें इस शहर से आज़ाद किया। वो शरदानिये हैं, लानत है इन पर। इन्होंने बिला वजह बैर बांध रखा है, सिकंदर ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। उनकी तादाद का अंदाज़ा लगा रहे हो? राड देव ने कहा। इस बार कम वक्त बहुत ज्यादा है, सिकंदर ने उसी अंदाज में कहा। नीचे पहुंचने में उन्हें देर लगेगी। इस मौका से फायदा उठाकर हमें कुछ कर लेना चाहिए, राड देव ने कहा। सिकंदर जैसे चौंक पड़ा और फिर उसने चारों तरफ देखकर कहा, दो ही सूरतें हैं, या तो हम इस तेज रफ्तार दरिया को अबूर करके दूसरी तरफ निकल जाएं और फिर वहीं से आगे का सफर करें, या इसके बहाव की सिमत दौड़ पड़ें और दूर निकलने की कोशिश करें। क्या दरिया को अबूर करने का खतरा मोल लिया जा सकता है? हमें ये दरिया अबूर करना होगा राव, अचानक प्रोफेसर गौरी ने कहा और सब चौंक कर उसे देखने लगे। प्रोफेसर ने वजाहत करते हुए कहा, हालांकि हम किसी रास्ते का तयन करके आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन जगह जगह हमें वो निशानात मिल रहे हैं जिनकी निशानदही उस नक्शे में की गई थी। इसका मतलब है कि कोई गैर महसूस कुव्वत हमारी रहनुमाई कर रही है। उसने बेशुमार वाक़यात और हादसात के बावजूद हमें रास्ते से नहीं हटने दिया। मेरी पेशगोई है कि हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप ये किस तरह कह सकते हैं प्रोफेसर? सिकंदर ने कहा, दरिया अबूर करना मुनासिब होगा। इस सिमत वो हमारा ताकुब कर सकते हैं।
इस वक्त मौका है कि हम दरिया अबूर कर लें। राजदेव ने कहा, अंकल मैं तजर्बे के तौर पर दरिया में उतरता हूँ, उसके बहाव का अंदाजा हो जाएगा। गजाल ने कहा और अपने घोड़े को तैयार करने लगा। आप मेरी कमर में एक रस्सा बांध दें, मैं घोड़े को दरिया में उतारता हूँ। अगर बेआसानी दरिया अबूर कर गया तो मैं इस रस्से को दूसरी तरफ किसी मजबूत जगह बांध दूंगा और आप लोग उसके सहारे घोड़ों समेत दरिया अबूर कर लीजिएगा। बसूरत देगर अगर बहाव काफी काबिल अबूर हुआ तो मजबूरी है, फिर हम यही रास्ता इख्तियार करेंगे। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता, सिकंदर ने कहा। अंकल मैं तैराकी में तमगे हासिल कर चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमें घोड़े का खतरा मोल लेना पड़ेगा। मेरी कमर में रस्सा तो बंधा होगा, बहाव बहुत खतरनाक हुआ तो आप लोग मुझे वापस खींच लीजिएगा, गजाल ने कहा। बादल नख्वास्ता ये तजवीज़ मंजूर कर ली गई। गजाल देर किए बगैर घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। राजदेव ने एक मजबूत रस्सा गजाल की कमर से बांध दिया और गजाल ने घोड़े का रुख दरिया की तरफ कर लिया। राजदेव ने रस्सा अपनी कमर में भी लपेट लिया। उसका दूसरा सिरा एहतियात के तौर पर कर्नल और राव ने पकड़ लिया और फिर गजाल ने घोड़े को पानी में उतार दिया। समझदार जानवर ने थोड़ा सा एहतजाज किया, लेकिन मालक की रजा के सामने खामोश हो गया। शरधानी एक मोड़ घूमकर फिर नमूदार होते जा रहे थे। किनारे से चंद कदम आगे बढ़ते ही गजाल की बहाव की कुव्वत का अंदाजा होने लगा। घोड़े के कदम उखड़ने लगे। गजाल ने सोचा कि घोड़ा अगर तैरना शुरू करे तो ये मुश्किल हल हो जाएगी। चुनाचा उसने घोड़े की पुश्त पर हाथ मार मार कर उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। किनारे पर खड़े लोग मुख्तलिफ कैफियत का शिकार थे। राजदेव आहिस्ता आहिस्ता किनारे की सिमत आ रहा था। अकब में खड़े लोग भी रस्से की सिरे को मजबूती से पकड़े हुए गजाल की कार्रवाई देख रहे थे। गजाल घोड़े के कदम उखड़ जाने की वजह से थोड़ी देर तक तो बहाव की सिमत चलता रहा और उसके बाद उसने अचानक घोड़े का रुख तब्दील कर दिया। राजदेव को यह अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि गजाल की कैफियत क्या है और घोड़े के पांव पानी में उखड़ चुके हैं। अचानक ही एक शदीद झटका लगा। घोड़ा रुख बदलने की वजह से दरिया के में दरमियानी सिमत पहुंचा और पानी के रेले ने उसे उठाकर पूरी कुव्वत से आगे फेंका था। राजदेव की कमर में रस्सा बंधा हुआ था और वो किनारे पर था। चुनाचा इस शदीद झटके से उसके पांव भी जमीन से उखड़ गए और वह 3-4 फुट ऊंचा उछलकर दरिया के किनारे पर गिरा, जबकि बाकी लोगों ने हाथों से उस झटके की वजह से रस्सा छूट गया। किनारे पर खड़े लोगों को एक लम्हे में ये अंदाजा हो गया कि गजाल का घोड़ा अब पानी के बहाव की जिद में है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल राजदेव की थी। दहशत भरी चीखों के साथ दूसरे लोगों ने बरक रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए रस्से को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक लम्हे में उसके आखिरी सिरा भी किनारे से दूसरी तरफ पहुंच गया और उन्होंने खौफ भरी निगाहों से गजाल के घोड़े को दरिया के बहाव पर बहते हुए देखा। अकब में राजदेव रस्से के साथ पानी पर घिसटता चला जा रहा था। वो कई बार पानी की सतह पर उभरा, लेकिन उसके बाद पानी में गरूब हो गया। किनारे पर खड़े बेख्तियार लोग चीख रहे थे और उनके चेहरे खौफ और दहशत से बिगड़ गए। सरातू ने पहाड़ की सिमत देखा। मशअलें जो पहले नन्हे नन्हे जुगनों की मानद नजर आ रही थी अब वाज़ेह हो गई थी और उसके साथ ही शरदानियों ने अपनी मखसूस वहशतनाक आवाज में चीखना शुरू कर दिया। गजाल और राजदेव तो चंद ही लम्हात के बाद निगाहों से उजल हो गए और किनारे पर खड़े लोग दीवानों की तरह चीखते रहे और फिर उनकी चीखों पर सरातू की भारी आवाज हावी हो गई। शरधानिये आ गए, शरधानिये आ गए। उन्होंने पलटकर शरधानियों को देखा। चीखों की आवाजें तो उनके कानों में भी आ रही थी। शरधानिये इस वक्त ज्यादा वहशतनाक लग रहे थे और उनकी तादाद के बारे में कोई सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका। मशअलों की जो लंबी कतार उन्होंने पहाड़ की बुलंदियों से उतरते हुए देखी थी वो ये जाहिर करती थी कि इस बार शरधानियों ने अपनी पूरी कुव्वत जमा कर ली है और अब सिर्फ एक ही रास्ता था। जिंदगी बचाने के लिए वो लोग दरिया के किनारे किनारे दौड़े। तमाम सामान जमीन पर अंबार था, सिर्फ घोड़े थे जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता था। शरधानी अब दामन के आखिरी सिरे पर पहुंच गए और उसके बाद अगर वो दौड़ाते हुए इस तरफ आते तो यहाँ पहुंचने में उन्हें चंद लम्हात से
ज्यादा ना लगते। सिकंदर के जहन पर दीवानगी तारी थी, लेकिन इस वक्त दीवानगी का मजाहरा बहुत खौफनाक साबित हो सकता था। चुनाचा उसने अपने घोड़ों की जानब छलांग लगाई। यहाँ फितरत इंसानी का वो अहम जज़ू सामने आ गया, जिसके तहत चाहे गैर शऊरी तौर पर ही सही अपनी ज़िंदगी मकदूम हो जाती है, और शायद इस वक्त हर शख्स पर यही कैफियत तारी थी, सवाए कर्नल फेरोज के, क्योंकि उसका बेटा पानी के बहाव की नज़र हो गया। ताहम एक बहादुर फौजी होने की हैसियत से उसने अपने असाब को काबू में रखा। कंदील सहरज़दा सी दरिया के पानी की जानब देख रही थी। दूसरे लोग अपने अपने घोड़ों की पुश्त पर सवार थे। कर्नल फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने खुद भी एक घोड़ा संभाल लिया। फिर दूसरे लम्हे उसने कंदील की कमर में हाथ डालकर उसके फूल जैसे बदन को अपने सामने घोड़े पर बिठा लिया। इस दौरान भरतचंद्र, प्रोफेसर गौरी, सरातु और सिकंदर अपने अपने घोड़ों को एड़ लगा चुके थे। चुनाचा कर्नल ने भी अपने घोड़ों को एड़ लगा दी। वो वहशत के आलम में घोड़े को दौड़ा रहा था। दूसरी जानब शरदानियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अगर उनकी बंदूकें कदीम अंदाज की ना होती तो यकीनी तौर पर ये लोग शरदानियों की रेंज में आ गए थे, लेकिन उनके तोदेदार बंदूकें और नाकस हथियार बहुत ज्यादा कार आमद साबित ना हुए, और उनके घोड़े जरकदे भरते हुए दरिया के किनारे किनारे बेजिगरी से दौड़ते रहे। इस वक्त तमाम ही लोग सूरत हाल से वहशत ज़दा हो गए, और उनकी भाग दौड़ में अक्ल दानिश का दखल नहीं रहा। चुनाचा हर शख्स एक दूसरे से बेनियाज जिंदगी बचाने की फिक्र में सरगर्दा था। यहाँ फितरत इंसानी खुलकर सामने आ गई। इकदार, मुरब्बत, तमाम चीज़ें उनके वजूद में अब भी मौजूद थीं, लेकिन एसार के जज्बे इस हंगामी कैफियत की नज़र हो गए। चुनाचा जिसका जिधर मुंह उठ रहा था वो दौड़ रहा था। ताहम दरिया के किनारे को उन्होंने नहीं छोड़ा। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि आगे चलकर रास्ता क्या रुख इख्तियार करे। वो रास्तों का तयन भी नहीं कर रहे थे, और उस वक्त उनकी जिंदगी बचाने का दारो मदार सिर्फ घोड़ों के शानों पर आ पड़ा था। चुनाचे वो भी मालिक के अशारे पर जान की बाजी लगाकर दौड़ रहे थे, ये जाने बगैर कि आगे क्या है। खुशकिस्मती से दरिया के किनारे सपाट थे, और यहाँ घोड़ों के दौड़ाने में कोई ऐसी रुकावट दरपेश ना थी जिससे घोड़ों को दौड़ने में तकलीफ होती। कर्नल फेरोज कंदील को संभाले हुए था, और तमाम लोग उसकी निगाहों से उज्जल हो चुके जो उसके साथ दौड़े थे। उसके घोड़े ने जरा सा रुख तब्दील किया और दरिया के सपाट किनारे को छोड़कर वो बाईं सिमत काफी दूर निकल गया, लेकिन कर्नल ने होशो हवास पर काबू पाते ही घोड़े के रुख को तब्दील करना शुरू कर दिया, और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने वही सीध इख्तियार कर ली जिधर दूसरे लोग दौड़ रहे थे, लेकिन फासला होने की वजह से वो अपने साथियों को नहीं देख सकता था। सिकंदर ने एक लम्हे के लिए दिल में सोचा कि काश पानी से गुजरने का तजर्बा करने की बजाय वो सामने ही आगे बढ़ते रहते और इस तरह कोई ऐसी जगह तलाश कर लेते जहां से दरिया पायाब होता। ये टहले इसी बात का मजहर थे कि यहाँ दरिया का पाट चौड़ा हो चुका है और उसके बहने की रफ्तार किसी कदर मध्यम थी, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल गया था। शरदानिये किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे और मुसलसल फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाँ, उनकी फायरिंग में अब शिद्दत नहीं रही थी, बस वो वक्तन फौक्तन निशाना लेकर गोलियां चलाते और चंद लम्हात के लिए खामोश हो जाते। शायद वो अब उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे। काफी दूर निकलने के बाद अचानक उन्हें एक गहराई में उतरना पड़ा। दर्रे की शक्ल की ये गहराई ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि उनके घोड़े शरदानियों की निगाह से महफूज हो गए। लेकिन फिर अचानक ही सिकंदर के कानों ने धाएं धाई की आवाजें सुनी और उसके कानों ने ये आवाज पहचान ली। शरदानियों के तोड़ेदार बंदूकों की आवाज जरा मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये नई फायरिंग की जो आवाज थी उसमें जदीद तरीन राइफलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर एक दो धमाके भी हुए जिनके बारे में सिकंदर ने अंदाजा लगाया कि वो यकीनन
दस्ती बमों के धमाके हैं। सिकंदर के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। दूसरे लोगों ने भी ये कैफियत महसूस की। प्रोफेसर गौरी ने गर्दन घुमाकर कहा, सिकंदर, इस तब्दीली को महसूस कर रहे हो? देखो गालबन, वो चीखों की आवाजें हैं। यकीनी तौर पर शरधानिये, यकीनी तौर पर। प्रोफेसर गौरी अपना जुमला पूरा ना कर सका। राइफलों की आवाजें तेज से तेज तर होती चली गईं और उनमें इंसानी चीखों की भी आवाजें उभरती रहीं। ये चीखें वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी और अब इसमें कोई शक नहीं था कि शरधानिये किसी और से नबर्द आजमा हो गए। लेकिन वो कौन थे जिन्होंने इस वक्त उन लोगों की ऐसी भरपूर मदद की थी? घोड़े गैर इरादी तौर पर रोक लिए गए और वह सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। सिकंदर को दाहिनी सिमत एक ऐसी जगह नजर आई जिससे गुजरकर ऊपर पहुंचा जा सकता था और उसने फौरन ही अपने घोड़े को एड़ लगाकर उस तरफ दौड़ा दिया। चंद ही लम्हात के बाद वो इस दर्रे से बाहर निकल आया। बाकी लोगों ने भी उसकी तकलीद की और वो दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने लगे। जहां से इस दर्रे का आगाज होता था वहीं पर शरधानियों को रोक लिया गया था और वो जो कोई भी थे शरधानियों पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। ना सिर्फ फायरिंग कर रहे थे बल्कि उनके पास बमों की अच्छी खासी तादाद मालूम होती थी। चुनाचा कई बार लपकते हुए शोलों में उन्होंने शरधानियों को गिरे हुए देखा। धमाके भी सुनाई दे रहे थे। सबके चेहरे हैरत की तस्वीर बने हुए थे। फिर उन्होंने अचानक ही अपनी राइफलों को महसूस किया और सिकंदर आहिस्ता से बोला, प्रोफेसर, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर इस टैले के अकब में पहुंच जाएं तो मेरा ख्याल है अपनी मदद करने वालों की मदद कर सकते हैं। भरतचंद्र कहने लगे, इसके बरअक्स अगर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएं तो क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है भरतचंद्र ऐसा ना करें, बल्कि इस वक्त उन लोगों की मदद करना मुनासिब है जिन्होंने शरधानियों को हमारे तआकुब से रोक दिया है। अगर वो लोग शरधानियों से मरऊब हो गए तो शरधानिये उसके बाद भी हमारे पीछे लगे रहेंगे। आओ भरतचंद्र, हम उनकी मदद करें। प्रोफेसर, आप और सरातू तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हारे पास राइफलें नहीं है। भरतचंद्र शायद दिल से ये बात नहीं चाहता था और यहाँ से निकल जाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सिकंदर से इख्तलाफ ना कर सका और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उस बड़े टेले के नजदीक पहुंचकर उन्होंने घोड़े छोड़े और बड़े इत्मीनान से टेले पर चढ़ गए। उनके मददगार बड़ी बड़ी चट्टानों की अकब में थे और उन्होंने शरधानियों का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था। वो शरधानियों पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे और शरधानिये मुंतशिर नजर आए। कई घोड़े मरे पड़े हुए थे। यकीनन उनके नजदीक शरधानियों की लाशें भी होंगी। फिर इंतजार किए बगैर सिकंदर और भरतचंद्र ने भी शरधानियों पर फायरिंग शुरू कर दी और शरधानिये चौंका इस तरफ मतवज्जा ना थे, इसलिए बुरी तरह उनकी गोलियों का शिकार हो गए। जब सामने वालों से बचने के लिए उन्होंने कई जगह आड़ ले रखी थी, सिकंदर और भरतचंद्र ताक ताक कर आड़ में छुपे हुए शरधानियों को निशाना बनाने लगे और शरधानियों के कदम उखड़ गए। वो बहुत सी लाशें छोड़कर फरार हो गए और चंद लम्हात के बाद एक भी शरधानिया वहां मौजूद ना रहा। लेकिन चट्टानों के अकब में जो लोग थे उनके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था। सिकंदर और भरतचंद्र की निगाहें जमाए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक ही उन्हें अपने अकब से एक आवाज सुनाई दी, तुम गोलियों की जिद पर हो, सबसे पहले अपनी राइफलें फेंक दो। अगर इसमें एक लम्हे की ताखीर की तो दोनों शिकार कर लिया जाएगा। उन्होंने वहशतज़दा निगाहों से पलट कर देखा तो 4 आदमी उनके अकब में मौजूद थे। जुबान अंग्रेजी इस्तेमाल की गई और लहजा गैर मुल्की था। चुनाचा ये अंदाजा लगाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हुई कि ये एडमंड गारसा के साथी होंगे। सिकंदर ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा, फिर भरतचंद्र को इशारा करके बोला,
राइफल इनके हवाले कर दो। भरतचंद्र ने फौरन ही अपनी राइफल उछाल दी, क्योंकि उसने भी उनकी तनी हुई राइफलों को देख लिया था, जिनका रुख उनकी जानब था और जिनकी तादाद 4 थी। नीचे वालों ने फौरन ही उनकी राइफलें लपक ली। फिर उन्हें दूसरा हुक्म दिया गया, अब इत्मीनान से नीचे आ जाओ, कोई हरकत नहीं करोगे तो नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। खबरदार, हाथ बुलंद रखो, पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद तुम पर एतबार किया जाएगा। सिकंदर और भरतचंद्र नीचे उतर आए। फौरन ही 2 आदमी उनके करीब पहुंच गए और उन्होंने उनकी जेबों में जो कुछ था निकाल कर अपने कब्जे में ले लिया। राव और भरत उनके चेहरे देखने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अपने अंदाजे की तस्दीक हो गई। वो अतराफ की चट्टानों में चारों तरफ बिखरे हुए थे और ये 4 अफराद यकीनी तौर पर पहले से यहीं कहीं मौजूद थे। बहरतौर फौरन ही उन दोनों के हाथ पुश्त पर करके रस्सियों से कस दिए गए। उसके बाद वो उनकी शानों पर दबाव डालकर उन्हें आगे बढ़ाने लगे। सिकंदर ने कहा, तुम लोग शरदानियों को ज़हन में रखो, हमारे आपस के मामले तो आपस में ही तय हो सकते हैं, लेकिन अगर शरदानिये यहाँ पहुँच गए तो वो अब नहीं पहुँचेंगे। हमने उनमें से सभी को शिकार कर लिया है। बाकी जो लोग बचे थे उन्हें तुमने मार दिया और जो भागे हैं वो आसानी से इधर का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को मौत का मजा चखते हुए देखा है। सिकंदर और भरतचंद्र ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और चारों आदमी उन्हें साथ लिए हुए दर्रे की दूसरी जानब बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो उस हिस्से में पहुंच गए जहां चट्टानों के अकब में उनके साथी मौजूद थे। वो सब चलते फिरते नजर आए और सिकंदर और भरतचंद्र के अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 8-9 से कम नहीं थी। बाकी 4 ये थे, गोया वो काफी लोग थे। थोड़ी देर बाद वो उनके करीब पहुंच गए। एक आदमी ने घोड़े भी संभाल रखे थे। दूसरी तरफ मौजूद लोगों में से एक ने कहा, सिर्फ 2? हाँ, इस तरफ से ये 2 ही थे, बाकी लोग कहाँ हैं? जिस शख्स ने ये सवाल किया था उसने भारी लहजे में कहा, इस तरफ। सिकंदर फौरन बोला, वो जानता था कि ये प्रोफेसर गौरी और सरातू तो बिल्कुल बेकार साबित होंगे या कहीं वो फरार होने की कोशिश ना करें। इस तरह वो कर्नल फिरोज की तरह उनसे जुदा हो जाएंगे। सिकंदर कर इशारे पर 3-4 आदमी उस जानब दौड़ गए और देखते ही देखते उनकी निगाहों से दूर हो गए। तब वो शख्स जिसने ये अल्फाज अदा किए थे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और सिकंदर और भरतचंद्र के करीब पहुंच गया। भरतचंद्र के मुंह से बेइख्तियार निकला, एडमंड गारसा। सिकंदर ने चौंका, एडमंड गारसा को नहीं देखा था, लेकिन भरतचंद्र पहले ही उसे देख चुका था, इसलिए फौरन ही उसने पहचान लिया। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज उस शख्स ने सुन लिए और उसके होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में खिंच गए। हाँ, मैं एडमंड गारसा हूँ, उसने सीना तानते हुए कहा और फिर करीब आकर भरतचंद्र का चेहरा गौर से देखने लगा। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मिस्टर भरतचंद्र, और उसके बाद वो सिकंदर की तरफ देखता रहा। फिर बोला, ये चेहरा अजनबी है, ये कौन है मिस्टर भरतचंद्र? मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर ने कहा और गारसा गर्दन हिलाने लगा। राव ने उसे बहुत गौर से देखा। ये शख्स खुद को बहरी कज़ाकों की नस्ल से कहता था। उसके अजदाद कज़ाक हों या ना हों, लेकिन वो खुद शक्ल से डाकू ही नजर आता था। राव को तअज्जुब हुआ कि राजदाव जैसे ज़ैरक इंसान ने इस शख्स के बारे में धोखा कैसे खाया। उनसे हर बात की तवक्का रखी जा सकती थी। गारसा ने अपने साथियों से उनके हथियारों के बारे में पूछा और उन दोनों की राइफलें उन्हें पेश कर दी गईं। गारसा के बिखरे हुए साथी यकजा हो गए। फिर वो भी आ गए जो प्रोफेसर गौरी और सरातू को लेने गए। गौरी और सरातू उनके कब्जे में थे। सिर्फ 2? गारसा गुर्राया। और कहाँ हैं? यही 2 थे। और कहाँ हैं? गारसा ने धाड़ कर पूछा। इस बार मुखातब राव और भरत से मुंतशिर हो गए। सिकंदर ने जवाब दिया, कब कैसे शरदानियों ने हमला किया था। राव ने पूरी तफसील एडमंड को बता दी और वो बेबसी से तलमलाने लगा। वो कहने लगा, अफसोस, कुछ उम्मीद बंदी थी वो भी खत्म हो गई। बाकी शरदानिये तुम्हारा असबाब लूटने के लिए रुक गए होंगे।
اور ہمیں تمہاری نہیں تمہاری خوراک کی ضرورت تھی، وہ بھی گئی، اور تم سب گدے ہو۔ ہمارا اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا۔ سکندر نے کہا، اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس انبار ہیں، اس کے گھر خوراک۔ گارسا عجیب سے لہجے میں بولا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، انہیں باندھ کر یہاں بٹھا دو۔ رسیوں کے ٹکڑے سے ان کے ہاتھ کس دیے گئے، کسی نے عرض نہیں کیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ انہیں یہاں بٹھانے کے بعد 2 آدمی ان پر پہرا دینے لگے۔ گارسا اپنے بقیہ ساتھیوں کے ساتھ اس طرف چل پڑا جہاں شردانیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ شاید ان کی تلاشی لینے گیا۔ چاروں قیدی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے تشویش و پریشانی کے آئینہ دار تھے۔ ہر شخص اپنے طور پر ان حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تمام شیرازہ منتشر ہو گیا۔ سکندر، پروفیسر گوری، برت اور سراتو یہاں پھنس گئے۔ کرنل فیروز اور قندیل ادھر بھٹک رہے تھے، لیکن غزال اور راڈ دیو در حقیقت موت کے سفر پر تھے۔ تیز و تن دریا انہیں تنکے کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ غزال کو پانی میں اترتے ہی احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی۔ طوفانی دریا ناقابل تسخیر ہے، لیکن جوانی کے جوش میں اس نے وہیں سے واپس ہونے کی بجائے گھوڑے کو گہرے پانی کی طرف موڑ دیا، اور اس کا نتیجہ ایک لمحے میں ظاہر ہو گیا۔ گھوڑے نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پانی کے ہولناک ریلے نے اسے الٹ دیا، اور غزال اس کی پشت سے جدا ہو گیا۔ کمر سے بندھے ہوئے رسے کو ایک جھٹکا لگا، اس کے بعد کچھ نہ ہوا، اور پانی اسے آغوش میں لیے دوڑ پڑا۔ غزال نے حواس قائم رکھنے کی کوشش کی اور پیراکی کے اصولوں کو آزما کر اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ طاقتور پانی سے جنگ کسی طور ممکن نہیں تھی۔ ایک لمحے میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے تھے، لیکن پانی کا شور کانوں کے پردے پھاڑے دے رہا تھا۔ اس کے زبردست رگڑ بدن پسینے دے رہی تھی، اور خود کو پانی کی سطح پر برقرار نہ رکھ پا رہا تھا۔ پانی کبھی اسے ڈبو دیتا، کبھی ابھار دیتا، اور یوں فن پیراکی کے تمام اصول بیکار ہو گئے۔ چند ہی لمحات کے بعد ہوش و حواس مفلوج ہونے لگے، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں، اور پھر وہ صرف پانی کے رحم و کرم پر رہ گیا۔ جوان اور قوی بدن البتہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس لیے بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، لیکن نیم گشی کی کیفیت ضرور تھی، اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہیں رہی۔ بار بار کمر میں بندھے رسے کو جھٹکا لگتا، البتہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس انوکھے سفر کی رفتار یہی رہی۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے یہ شور کم ہونے لگا، لیکن یہ سب کچھ بس خواب کی سی کیفیت میں تھا۔ آنکھیں بند تھیں، اور ذہن میں بار بار سناٹے چھا جاتے۔ اس کے بعد مسلسل سکون چھاتا گیا۔ آگے بڑھنے کی رفتار بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ایک بار پھر کمر کو جھٹکا لگا، اور حواس کی آخری جدوجہد بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس وقت ہوش آیا جب سورج کی کرنیں آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور جلدی سے بند کر لیں۔ ڈھیلوں میں چمک سی مار گئی تھی، اور آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ دیر تک دوبارہ آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ اسی طرح پڑا رہا۔ تمام حسیں آہستہ آہستہ جاگ رہی تھیں، اور اسے پانی کا احساس ہوا جو اس کے بدن کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ نے کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کی، اور تھوڑے سے پانی کے نیچے اسے زمین کا سہارا مل گیا۔